नमस्कार दोस्तों, देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियो का टॉपिक है रिज्यूमे ऑफ अ फ्रेशर। दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर हैं और एक बेहतरीन रिज्यूमे बनाना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरा वीडियो और प्रैक्टिकली सीखते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं रिज्यूमे के टॉप से। कई कैंडिडेट्स अपने रिज्यूमे के टॉप में रिज्यूमे को बड़े फॉन्ट में बोल्ड करके, अंडरलाइन करके या कैपिटल लेटर्स में लिख देते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपका रिज्यूमे प्राप्त कर रहा है उसको ऑलरेडी पता है कि एक रिज्यूमे डॉक्यूमेंट है। तो आपको अपने रिज्यूमे में ऐसा करने से बचना चाहिए। आइए दोस्तों, रिज्यूमे में आगे बढ़ते हैं। आगे आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मेंशन करें, और अगर आप चाहते हैं तो आप अपने लिंक्डइन अकाउंट का लिंक और स्काइप आईडी का लिंक भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं लिंक्डइन की, तो लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है जिसे बहुत सारे प्रोफेशनल जॉब सीकर्स, कंपनी और एचआर यूज करते हैं, और कई सारे एचआर अच्छे कैंडिडेट की तलाश में लिंक्डइन के थ्रू ही कैंडिडेट को सर्च करते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आप स्काइप आईडी की बात करें तो स्काइप आईडी मेंशन करके आप कंपनी को अपना वीडियो इंटरव्यू करने का ऑप्शन भी दे सकते हैं, क्योंकि स्काइप के थ्रू बहुत सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, वीडियो मीटिंग्स और इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। कई लोग यहीं पर अपना एड्रेस मेंशन कर देते हैं। मैं बताना चाहता हूं, यहां एड्रेस मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो में आगे हम पता करेंगे, सीखेंगे कि हमें एड्रेस कहां मेंशन करना है। दोस्तों, रिज्यूमे के टॉप राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं मैंने फोटोग्राफ लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है। याद रखिए, अगर आपके पास में अपनी एक रीसेंट फोटोग्राफ हो जो कि किसी अच्छे फोटो स्टूडियो में क्लिक की गई है, तो आप उसी का यूज करें। कोई भी रैंडम फोटोग्राफ कभी भी रिज्यूमे में मत लगाएं, और अगर ये मैंडेटरी नहीं है तो रिज्यूमे में फोटोग्राफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आइए दोस्तों, अब रिज्यूमे में आगे बढ़ते हैं करियर ऑब्जेक्टिव की तरफ। रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव दो प्रकार के हो सकते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। अब आपके सामने एक जनरल करियर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है जो ये कह रहा है कि कैंडिडेट एक नामी गिरामी कंपनी में नौकरी चाहता है जहां वो सीख सके, आगे बढ़ सके और साथ साथ कंपनी की सफलता में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सके। अब दोस्तों, हमने इस करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा जो कि एक जनरल करियर ऑब्जेक्टिव है और बहुत कॉमन है। ये बहुत सारी जॉब्स के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो अपने रिज्यूमे में अपना करियर ऑब्जेक्टिव बहुत ही स्पेसिफिकली लिखना चाहिए आपको। अब दोस्तों, रिज्यूमे में एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा जाता है, आइए चलिए सीखते हैं। अब आपके सामने करियर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है जिसका अर्थ यह है कि कैंडिडेट एक तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब चाहता है, जहां पर वो अपनी टेक्निकल स्किल्स या नॉलेज का उपयोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग में करने के साथ साथ कंपनी की ग्रोथ में भी योगदान दे सके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये करियर ऑब्जेक्टिव उस करियर ऑब्जेक्टिव के मुकाबले बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। तो दोस्तों, आप इस तरीके का करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं अगर आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं रिज्यूमे में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की। याद रखिए, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो अपने रिज्यूमे में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पहले लिखिए, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस आपके पास ऑलरेडी नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पहले लिखते हैं तो ये आपको एक तरीके का वेटेज दे सकता है, बिकॉज आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज को सबसे पहले लिख रहे हैं। अब दोस्तों, बात करें रिज्यूमे में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की, तो कई कैंडिडेट्स रिज्यूमे में अपनी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है उसको बॉक्स फॉर्मेट में लिखते हैं, जिसमें वो अपना परसेंटेज मेंशन कर देते हैं, ग्रेड मेंशन कर देते हैं या अपना स्पेशलाइजेशन मेंशन करते हैं। दोस्तों, कई कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो कि रिज्यूमे में अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन लिखकर छोड़ देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैंडिडेट ने केवल ये लिखा हुआ है कि उसने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में 000 कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से 2020 में। अब दोस्तों, रिज्यूमे में अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखने का एक बेहतर तरीका भी है, जहां पर आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में ये भी मेंशन किया गया है कि बीटेक के दौरान क्या की लर्निंग्स रही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स में मेंशन किया गया है कि कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के दौरान कैंडिडेट ने क्या क्या चीज़ें सीखी। ये एक अच्छा तरीका है अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को बेहतर तरीके से लिखने का, जब आप एक कंप्लीट फ्रेशर हैं तब। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं समर ट्रेनिंग की तरफ। कई कैंडिडेट्स अपने रिज्यूमे में समर ट्रेनिंग का जो डिटेल होता है बहुत बेसिक रखते हैं। वो बस केवल इतना लिखकर छोड़ देते हैं कि समर ट्रेनिंग की है, इस कंपनी से की है और इस ईयर में की है। वो इससे ज़्यादा डिटेल नहीं मेंशन करते हैं।
दोस्तों अगर मैं समर ट्रेनिंग की बात करूं तो रिज्यूमे में समर ट्रेनिंग को और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है, जिसमें आप बहुत सारी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने अपनी समर ट्रेनिंग कौन सी कंपनी से की है, लोकेशन क्या रही, डेट क्या थी, आपका रोल क्या था, आपकी समर ट्रेनिंग के दौरान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी और आपने समर ट्रेनिंग के दौरान क्या सीखा, उस पर आप एक समरी भी लिख सकते हैं। ये एक बेहतर तरीका होता है एक फ्रेशर के लिए, जिससे वो अपने रिज्यूमे को और इंप्रेसिव बना सकता है और ध्यान आकृष्ट कर सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रोजेक्ट की। दोस्तों बात करें प्रोजेक्ट की तो प्रोजेक्ट में भी कैंडिडेट्स बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखकर छोड़ देते हैं, जहां पर वो ये लिख देते हैं कि उनका टॉपिक क्या था और उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, दैट्स इट। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं रिज्यूमे में प्रोजेक्ट को भी बेहतर तरीके से मेंशन किया जा सकता है, जहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या था, लोकेशन क्या थी, समरी क्या थी और आपने प्रोजेक्ट के दौरान क्या फाइंडिंग्स की, क्या लर्निंग्स की, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अगर आप इसको मेंशन करते हैं तो जो कोई भी आपका रिज्यूमे देख रहा है उसके दिमाग पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है कि यस आपने अपने प्रोजेक्ट के दौरान कई सारी चीज़ें सीखी और उसको बेहतर तरीके से आप मेंशन कर रहे हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं आईटी स्किल्स की। बात करूं आईटी स्किल्स की तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आईटी स्किल्स के बारे में भी बहुत ही लिमिटेड सा स्टेटमेंट लिखकर अपने रिज्यूमे में छोड़ देते हैं। अब दोस्तों बात की जाए आईटी स्किल्स को बेहतर तरीके से लिखने की तो आपके सामने एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आईटी स्किल्स को बेहतर तरीके से लिखा गया है, जहाँ पर मेंशन किया गया है अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अबाउट वेब प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हार्डवेयर सिस्टम, सर्वर, डेटाबेस। आप इस तरीके से थोड़ा सा इलैबोरेट करके अगर लिखते हैं तो रिज्यूमे को पढ़ने वाले व्यक्ति को ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है आपके बारे में और उसको एक अच्छा इंप्रेशन भी मिलता है कि यस आपने अपने डिटेल को बेहतर तरीके से लिखा हुआ है। आइए दोस्तों अब एक नज़र डालते हैं सर्टिफिकेशन पर। यहाँ आप देख सकते हैं कैंडिडेट ने बस ये मेंशन किया हुआ है कि उसने CEH नाम का कोर्स किया है, 001 इंस्टीट्यूट से किया है, 2019 में किया है। उसने बस इतनी सी बेसिक इंफॉर्मेशन ही अपने रिज्यूमे में लिखी है। आइए दोस्तों अब सीखते हैं कि सर्टिफिकेशन को बेहतर तरीके से कैसे लिख सकते हैं। हमने पहले लिखा था CEH, अब यहाँ पर कैंडिडेट ने इसको प्रॉपर तरीके से लिखा है, दैट इज सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग कोर्स फ्रॉम 001 इंस्टीट्यूट इन ईयर 2019 और उसके साथ साथ उसने की लर्निंग्स भी लिखी हैं कि उसने इस कोर्स के दौरान क्या सीखा। याद रखिए जब आप डिटेल इस तरीके से लिखते हैं तो रिज्यूमे पढ़ने वाले को ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि आपका स्किल सेट क्या है, आपने कोर्स के दौरान क्या क्या सीखा है। आइए दोस्तों अब एक नज़र डालते हैं रिज्यूमे में अचीवमेंट्स पर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने अपनी अचीवमेंट्स को या अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सबसे लेटेस्ट, सबसे पहले। जैसे यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा है कि उसने 2016 में कॉलेज को मैनेजमेंट क्विज कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट किया, 2016 में फिर उसने टेक्निकल क्विज कॉम्पिटिशन में भी रिप्रेजेंट किया, फिर 2015 में नेशनल डिबेट कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट किया स्कूल को। उसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मैथ्स ओलंपियाड में रिप्रेजेंट किया 2014 में और 2013 में सोशल साइंस एग्जीबिशन में रिप्रेजेंट किया। तो याद रखिए अपनी अचीवमेंट्स को या अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। आइए दोस्तों एक नज़र डालते हैं रिज्यूमे में पर्सनैलिटी ट्रेट्स पर। यहाँ पर कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स मेंशन किए गए जैसे ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, प्रोएक्टिव मतलब जो व्यक्ति पहले से तैयार रहता है, एक्टिव लिसनर जो एक बहुत अच्छे से सुनने वाला व्यक्ति है और प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक, एक ऐसा व्यक्ति जो तथ्यों में बिलीव करता है। तो इस तरीके से आप अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर हॉबीज़ नहीं मेंशन की है क्योंकि हॉबीज़ के मुकाबले आप अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बेहतर पर्सनालिटी ट्रेट्स पर फोकस करके आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पर्सनालिटी ट्रेट्स अपने रिज्यूमे में लिख सकते हैं। आइए दोस्तों अब एक नज़र डालते हैं रिज्यूमे में एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, जिसमें लिखा गया है 2016 में 12वीं पास की है कैंडिडेट ने और 2014 में उसने अपना 10th पास किया है। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब एक नज़र डालते हैं पर्सनल डिटेल्स यानी पर्सनल विटे पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपने पर्सनल डिटेल्स लिख सकते हैं। मैंने रिज्यूमे की शुरुआत में ही बताया था कि आपको अपना एड्रेस कहाँ मेंशन करना है। याद रखिए अपना जो एड्रेस है वो आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन पर्सनल विटे में ही मेंशन करना है, राइट दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिज्यूमे के अंत में आप डिक्लेरेशन लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है मेरे द्वारा वो सब सत्य है और मैं उसको सत्यापित करता हूँ। इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में लास्ट में डिक्लेरेशन लिख सकते हैं।